हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ऑल आर फाइन। ग्रेट ग्रेट बेटा। अरे पानी गरम लाना और है ना, चाय पिला दो। मैं ठीक हूँ बेटा। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था समझ में आया? एक बात बताओ, तुम लोगों को है ना रिसेस वगैरह मिल गई क्या सी सेट पे? रेस शीट वगैरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं मिली? अच्छा, आईओसी की शीट मिल गई। ओके ओके, चलो मैं आज रेस डलवाता हूँ आपके अकाउंट पे। ठीक है, फिर होमवर्क देना शुरू करूंगा। तो आज अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं अपन। मैं बता देता हूँ अभी। देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था बैक बॉन्डिंग का। तो बैक बॉन्डिंग के अंदर वो बोरोन फ्लोरीन का क्वेश्चन मैं वापस बता देता हूँ कि लाइक जैसे हमने बात करी थी कि बोरोन बोरोन के साथ एसोसिएटेड है 3 फ्लोरीन। एक बात बताओ, हैंडआउट तो सबको मिल गए थे ना? हैंडआउट तो सबको मिल गए थे। गुड 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 गुड। तो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या था कि जैसे हमने बात करी थी BF3 का मॉलिक्यूल है। BF3 के मॉलिक्यूल में कल से पहले तक लाइक 11th क्लास की मैं बात करूं तो 11th क्लास में आपको बैक बॉन्डिंग नहीं पता थी कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है क्या। तो आप क्या कहते थे कि बोरोन फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। लेकिन अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन, ये आता है 4/3। 4/3 मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सीखते हैं कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, अभी बताओ कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अगले टॉपिक को आगे ले जाते हैं। बेटा देखो, जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग से मैंने कहा कि ये एक तरह का क्या है, BF2NH2 में बेटा नाइट्रोजन बोरोन का नियरली 2 के इक्वल आएगा और फ्लोरीन का वहां मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अगर डोनर है तो फ्लोरीन फिर अच्छा डोनर नहीं होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक था बैक बॉन्डिंग। आज अपन देखते हैं, देखिएगा, हमने पिछली क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम देखते हैं बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कि बॉन्ड एंगल को कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, लाइक जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उनमें हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NH3 लोन पेयर। बताइए क्या इसमें बैक बॉन्ड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा नो बैक बॉन्ड। NH3 के बाद में सेकंड केस में यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा NF3।
NF3 में बच्चों बताइएगा क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ भी नो बैक बॉन्ड। अगर एंगल कंपेयर करना है तो फर्स्ट वाले का ज्यादा आएगा या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का, क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ फ्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है, तो NH3 का बॉन्ड एंगल क्या आएगा, ज्यादा। अब बी वाला क्वेश्चन देखिएगा, OH2 वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ नो बैक बॉन्ड। अब देखिएगा ढंग से समझिएगा जो मैं चीज बता रहा हूँ। मैं इसके साथ ले रहा हूँ OCl2 का मॉलिक्यूल। अब OCl2 के मॉलिक्यूल के अंदर क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या? होगी। किधर से किधर होगी? O से Cl। तो यहाँ पे ये बैक बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बैक बॉन्ड बनता है, ये वाला ऑक्सीजन का 2p पाई ऑर्बिटल आएगा, क्लोरीन का 3d पाई आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा वीक 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि H2O का एंगल ज्यादा आएगा या OCl2 का ज्यादा आएगा? OCl2 का ज्यादा आएगा, क्योंकि क्राउडिंग फैक्टर है। वेरी गुड हरेश गुप्ता, एकदम सही आंसर दिया है आपने। OCl2 का एंगल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब देखो मैं इसके साथ एक और चीज ले रहा हूँ, ढंग से अब सुनिएगा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और है, OSiH3। यहाँ पर भी है SiH3, ठीक है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब बेटा OSiH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? होगी। किधर से किधर होगी? ऑक्सीजन से सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैक बॉन्ड बना, तो ये भी कैसा बैक बॉन्ड बना, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइएगा, यहाँ एंगल किसका ज्यादा आएगा, OCl2 का या OSiH3 होल ट्वाइस का? इसका थर्ड का आएगा, वेरी गुड। थर्ड का आएगा, वेरी गुड। तो ये थर्ड का एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब मेरा मोटिव जो था वो एंगल तो मैंने बता दिया, लेकिन जो मेन चीज मैं सिखाना चाह रहा था वो सुनिएगा। बेटा देखो ये OCl2 का मॉलिक्यूल है, वो क्या है, OCl यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। अनडाउटेडली यहाँ बैक बॉन्ड है, बट बेटा यहाँ का जो बैक बॉन्ड बनता है ना, ये बहुत वीक बनता है। क्योंकि देखो क्लोरीन है, क्राउडिंग कर रहा है, लेकिन क्लोरीन की क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ना, ये थीटा, ये नियरली इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ का जो बैक बॉन्ड है ना, वो इतना ज्यादा वीक 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड बन रहा है कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3 ही रहता है। बेटा शिवम ने क्वेश्चन पूछा है OCl2 का एंगल H2O से ज्यादा क्यों है। तो शिवम देखो OCl2 के मॉलिक्यूल में क्राउडिंग है। हमने 11th क्लास में ही सीखा था कि जब सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होता है, सराउंडिंग थर्ड पीरियड या उससे नीचे के होते हैं, और एटलीस्ट दो ऐसे ग्रुप अटैच होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, क्राउडिंग होती है। और क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन की वजह से एंगल क्या करता है, इंक्रीज करता है। यस, जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी एंगल उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब देखो SiH3 के अंदर और बड़ा ग्रुप है, और बड़ा ग्रुप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन और बढ़ेगा या घटेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन OSiH3 होल ट्वाइस में और ज्यादा होगा। बेटा मैंने पिछली क्लास में क्या सिखाया था, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा, बैक बॉन्डिंग बनने के चांस उतने अच्छे या बेकार? अच्छे। तो बेटा यहाँ पे देखो जो OSiH3 का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे लोन पेयर, और ये इधर बैक बॉन्ड, मतलब यहाँ पे ये जो बैक बॉन्ड बनता है ना, ये बनता है स्ट्रॉन्ग 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड। तो बेटा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बनने से यहाँ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है sp2, और sp2 होने की वजह से ये एंगल है ना, ये कितना आता है, 144 डिग्री।
बेटा देखो, मेरी बात सुनना ढंग से। जैसे मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एक चीज बताई थी कि भाई 2p पाई का बैकबोन तो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है। अब 2p पाई 3d पाई है या 2p पाई 4d पाई है या 5d पाई है, उस कंडीशन में बैकबोन क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। ठीक है। अब OCl2 के मॉलिक्यूल में ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, यहाँ पे दो क्लोरीन, क्लोरीन अनडाउटेडली रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं। रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं तो एंगल तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। अब एंगल कितना बढ़े, एंगल कितना बढ़े, तो उन दोनों जब रिपल्शन कर रहे हैं तो 110 डिग्री पे आ रहे हैं। 110 डिग्री पे आ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था ना, वो इतना इफेक्टिव क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं कहूँ कि इसको एकदम पार्शियल टाइप की बैक बॉन्डिंग है। बट SiH3 के केस में क्या हुआ कि SiH3 बड़े ग्रुप थे, बड़े ग्रुप थे तो और ज्यादा रिपल्शन जनरेट कर रहे थे। बहुत ज्यादा रिपल्शन जनरेट करने की वजह से वो लोन पेयर के क्या हो गए, ज्यादा पास पहुंच गए। और ज्यादा पास पहुंच गए अगर लोन पेयर के, तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करने से जो OSiH3 होल ट्वाइस का मॉलिक्यूल था, उसका लोन पेयर पूरा का पूरा बैक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने लगा। और पूरा का पूरा बैक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने लगा तो वहां का एंगल कितना आ गया, 144 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रेट बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा कि OCl2 के अंदर देखो, ये जो बॉन्ड एंगल वगैरह जब चेंज होते हैं ना, ये तभी चेंज होते हैं जब क्राउडिंग बहुत अच्छी हो। और अच्छी क्राउडिंग का मतलब क्या है कि लाइक मॉलिक्यूलर ग्रुप की क्राउडिंग हो। उसी कंडीशन में ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल चेंज होंगे, अदरवाइज ये हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ, बेटा यहाँ स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है OSI बॉन्ड की। ठीक है। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, वो देखिएगा, ऑन बॉन्ड पोलैरिटी। देखना बेटा, एक केस मैं ले रहा हूँ CCl3 नेगेटिव। CCl3 नेगेटिव के अंदर कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज। बताओ बैक बॉन्डिंग होगी क्या? बैक बॉन्डिंग किधर से किधर, कार्बन से क्लोरीन होगी। तो ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ गया बैक बॉन्ड। कार्बन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो किस तरह का बैक बॉन्ड बनेगा, 2p पाई 3d पाई टाइप बैक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब देखो बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं। हमने सबने सीखा है डाइपोल मूवमेंट में कि बॉन्ड पोलैरिटी किधर जाती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो देखो कार्बन से क्लोरीन जा रही है, कार्बन से क्लोरीन जा रही है, कार्बन से क्लोरीन जा रही है। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, हमने सीखा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर नॉर्मल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं तो डोनर पे क्या देते हैं, प्लस, एक्सेप्टर पे क्या देते हैं, माइनस। तो यहाँ पे ये वाला जो पोलैरिटी आ रही है, ये बैक बॉन्ड की वजह से आ रही है। तो मेरे बच्चों बताना कि जो बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ रही है, वो सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है या डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ रही है? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में अगर पोलैरिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से नेट पोलैरिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे नेट पोलैरिटी इंक्रीज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब दूसरा केस देखिएगा, एक कंपाउंड है मेरा CO। अब CO के अंदर देखो कैसे स्ट्रक्चर बनती है, कार्बन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दोनों के बीच बनने वाला फर्स्ट बॉन्ड तो नहीं है। फर्स्ट बॉन्ड नहीं है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, बैक बॉन्ड ही कहेंगे। बैक बॉन्ड इसे अगर हम कहेंगे तो देखिएगा, अब यहाँ पे पोलैरिटी को प्रेडिक्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बैक बॉन्ड वाली बात करूं, बैक बॉन्ड वाली बात करूं तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, प्लस, कार्बन पे कितना आएगा, माइनस। ढंग से देखना,
उसके बाद मैं नॉर्मल बॉन्ड की बात करूं, नॉर्मल जो सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। उसके बाद तीसरा बॉन्ड है उसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ रहा है ये चीज? तो यहाँ बताइएगा मुझे, नेट पोलैरिटी किधर जाएगी, टुवर्ड्स कार्बन जाएगी या टुवर्ड्स ऑक्सीजन जाएगी? वेरी गुड, क्योंकि कार्बन वाले वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना उसकी वजह से किधर की तरफ जाएगी, कार्बन की तरफ। तो दिस इज द नेट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इन CO मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिएगा, इन CO मॉलिक्यूल ड्यू टू presence of back bond, net polarity shift towards कार्बन एटम। क्योंकि बेटा देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना इसकी वजह से कंप्लीट प्लस माइनस आ रहा है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उनकी वजह से क्या आ रहा है, पार्शियल प्लस माइनस आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कंप्लीट वाला तो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा ही ना। CCl3 वाले में तो पहले भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ ही पोलैरिटी थी, और अब उसके बाद में जो बैकबॉन्ड बना वो भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ ही है। तो बेटा वो तो नेट दोनों सेम डायरेक्शन में ही गए ना, सेम डायरेक्शन में गए तो एडिटिव हो गए ना, एडिटिव हो गए तो नेट पोलैरिटी क्या होगी, बढ़ गई। CO के केस में क्या हुआ, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। भाई CO का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो हमारे को क्या लग रहा था कि भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट पोलैरिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए था, टुवर्ड्स ऑक्सीजन होना था। ठीक है, नेट पोलैरिटी का बेटा श्रीश तुम है ना कोई भी चीज के अंदर ऐसे मत सोचा करो मैंने पढ़ा ही नहीं है डाइपोल या कुछ और नहीं। बेटा मैं समझा रहा हूँ ना आपको कि डाइपोल क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर की तरफ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। अब 11th क्लास में आपने ये तो जान ही लिया होगा ना कि बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो यहाँ पे ना आप पैनिक मत हुआ करो कि सर डाइपोल मैंने पढ़ा ही नहीं है या कुछ और नहीं है। हम सब सीख जाएंगे, धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे, चिंता मत करो, बस अपना पेशेंस बना के रखो। नो बेटा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होने से डाइपोल डिसाइड नहीं होता। डाइपोल डिसाइड होता है कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई बात समझ में? तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ पहले डायरेक्शन था, और उसके बाद में जो बैकबॉन्ड बना उसकी वजह से भी किसकी तरफ आ रहा है, कार्बन से क्लोरीन की तरफ ही आ रहा है। तो वहां पे नेट पोलैरिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बोलो बात समझ में आई? तो CCl3 के अंदर तो नेट पोलैरिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, बट यहाँ पे नेट पोलैरिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रहा है, वेरी गुड बेटा, यही चीज मुझे आपको समझानी थी। तो यहाँ पे CO में डिक्रीज कर रही है। तो CO में क्या होता है, बच्चा सोचता है, बच्चा क्या सोचता है कि यार इस CO में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पोलैरिटी किधर होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की तरफ होनी चाहिए थी। लेकिन रियल में बॉन्ड पोलैरिटी किधर है, टुवर्ड्स कार्बन है, और कार्बन की वजह से क्यों है, बैक बॉन्ड की वजह से ऐसा है, जो कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्ड बन रहा है ना उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ क्योंकि कंप्लीट प्लस माइनस है ना। चलो एक क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल changes its bond angle due to back bonding with respect to
बोरोन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन आपके पास है PSiH3 होल थ्राइस, बी है H3BO3, BF3 और डी है PF3। बताइए, ये क्वेश्चन करिए फटाफट। सिर्फ बी? ये प्रियांश का सही है, बी डी। बेटा देखो, PSiH3 का स्ट्रक्चर बनाया था हमने पिछली क्लास में, तो PSiH3, यहाँ SiH3, यहाँ SiH3, यहाँ पे बैकबॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे बैकबॉन्ड है ही नहीं। दूसरा H3BO3, अब H3BO3 का देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हम पहले क्या मानते थे, sp3। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या मानते थे, sp3। बट ये लोन पेयर तो कहाँ चला गया, बैकबॉन्ड में चला गया, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। तो ये एंगल पे इफेक्ट आ गया ना बैकबॉन्ड की वजह से। यहाँ पे कैसे वाला बैकबॉन्ड बना है, 2p पाई टाइप का, इस पे इम्पैक्ट आ गया। अब BF3 के अंदर अनडाउटेडली बैकबॉन्ड तो है, लेकिन BF3 का याद करो कि पहले भी हम क्या सीखते थे, 120 डिग्री ही एंगल आता है, और आज भी क्या सीखते हैं, 120 डिग्री ही एंगल है। तो यहाँ पे बैकबॉन्डिंग से एंगल कहाँ बदला, तो यहाँ पे बैकबॉन्डिंग है, नो चेंज इन एंगल ड्यू टू बैकबॉन्ड, क्योंकि पहले भी कितना आता था, sp2 ही रहता था, अब भी sp2 ही है। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि किसमें चेंजेस आ रहे हैं। ए वाले के अंदर तो अक्षय बैक बॉन्डिंग ही नहीं है ना, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, दोनों अगर थर्ड पीरियड के तो बैक बॉन्डिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आ रहा है समझ में? बैक बॉन्डिंग के लिए एक एटम तो कहाँ का होना चाहिए था, सेकंड पीरियड का चाहिए था ना। अब लास्ट वाला है, नहीं लोन पेयर तो है, बट यहाँ पे दोनों थर्ड पीरियड के, तो डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा हो गई, ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे ना ये तो। अब PF3 को देखो, ये PF3 का मॉलिक्यूल है, बताना PF3 के अंदर बैकबॉन्ड होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ पे ये वाला बैकबॉन्ड होगा, तो यहाँ पे फॉस्फोरस 3d पाई 2p पाई बैकबॉन्ड, तो यहाँ पे बताओ बैकबॉन्ड होने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो एंगल पे इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा। वेरी गुड, तो बी एंड डी, दीज आर टू आंसर्स। समझ में आया? चलो अपन सारी समरी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि बैक बॉन्डिंग जो होती है वो इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होता है, विद इन मॉलिक्यूल ये होता है। इसके लिए एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा या सेकंड या थर्ड का होना चाहिए, तो उस कंडीशन में बैक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि बैक बॉन्डिंग जो होगी तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज करेगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। आपके पास में जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा चेंज ही हो। लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन इसलिए क्योंकि जो एक्सेप्ट कर रहा था वो लुईस एसिड था, जो डोनेट कर रहा था वो क्या था, लुईस बेस था। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हमने उसे क्या कहा था, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन कहा था। तन में कोई डाउट अब नहीं है? तो ये सारा था बैक बॉन्डिंग का प्रोटोकॉल। अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। एक सेकेंड, ये एक बच्चे का डाउट है।
लास्ट क्लास में मेरा एक डाउट है, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज होती है तो अट्रैक्शन डिक्रीज। ये क्वेश्चन कोई, अच्छा PF3 वाले में इंक्रीज। बेटा एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है अभी कि है ना सर, लास्ट में मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन घट रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है तो डोनेटिंग पावर बढ़नी चाहिए, डोनेटिंग पावर बढ़नी चाहिए तो लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बेटा एक्चुअली होता क्या है कि कभी भी अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आप सही कह रहे हो अट्रैक्शन कम हो रहा है, बट दिक्कत क्या होती है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो जाता है, बड़ा, साइज बड़ा हो जाता है तो चार्ज क्या हो जाता है, डिस्पर्स, और चार्ज अगर डिस्पर्स हो गया, फैलाव आ गया चार्ज में, तो डोनेटिंग पावर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर लुईस बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब ये आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर लुईस बेसिक कैरेक्टर कभी भी कंपेयर करना है, बेटा मैंने ये कहा कि ये जो है ना बैक बॉन्डिंग है, ये विद इन मॉलिक्यूल बनता है, विद इन मॉलिक्यूल ही एक एटम तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो डोनेट कर रहा है वो तो क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, और एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है जो विद इन ए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। PF3 में रिपल्शन भी तो होगा। हाँ बेटा, डबल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो रिपल्शन होगा। PF3 और BF3 में सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा ना, हाँ सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, बट BF3 के अंदर जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिड है, और PF3 में जो फास्फोरस है वो sp3 हाइब्रिड है। अतः समझ में आया? बेटा चार्ज मतलब कि आपका, जैसे मैं आपसे मांगू कि मेरे को आपसे 1,00,000 रुपए चाहिए, ढंग से सुनना। एक बच्चे ने पूछा कि सर चार्ज डिस्पर्स होने से डोनेटिंग पावर कैसे कम होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं आपसे 1,00,000 रुपए मांगू, आपके पास 1,00,000 तो है, लेकिन वो 1,00,000 बिखरा हुआ है, 15,000 यहाँ पड़ा है, 15,000 कहीं दूसरे शहर में पड़ा है, 15,000 कहीं तीसरे शहर में पड़ा है, 15,000 कहीं चौथे शहर में पड़ा है, इस तरह से आपका पैसा फैला हुआ है। 1,00,000 तो है आपके पास, आप देना भी चाहते हो, लेकिन आपका पैसा में बिखरा हुआ है तो आपका देना आसान हो गया, मुश्किल हो गया? बोलो। मुश्किल हो गया ना, मुश्किल हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली लुईस बेसिक कैरेक्टर घट गया ना आपका। वेरी गुड, बस इसीलिए बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स, चार्ज डिस्पर्स तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। और अगर लॉन्ग पीरियड का कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जहाँ जितनी ज्यादा होगी, डोनेशन पावर उतनी कम होगी। नाउ फाइनली कोई और डाउट है बैक बॉन्डिंग में? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों फ्लोरीन से होगा, BF2 में दोनों से होगा। PF3 वाले मॉलिक्यूल को एक बार दोबारा बताना है, देख PF3 का ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये लोन पेयर है, कल तक जो पढ़ता था फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 पढ़ता था, ठीक है। सराउंडिंग फ्लोरीन के तो प्योर ऑर्बिटल आते हैं क्योंकि सराउंडिंग एटम में तो इंटरमिक्सिंग होती नहीं है। अब यहाँ फॉस्फोरस और फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना मानते थे, 1, लेकिन आज पता चला कि यहाँ पे ऐसे बैक बॉन्डिंग हो रही है, फ्लोरीन डोनर है, 2p पाई से डोनेट करेगा, फॉस्फोरस एक्सेप्ट करेगा 3d पाई के अंदर। तो बेटा यहाँ पे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। पोलक्ष आनंद, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कभी नहीं देखी जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ जो कंपेयर की जाती है ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू डोनर एटम या विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेप्टर एटम बात की जाती है।
हाँ, BF3 के अंदर जैसे मैंने कहा कि BF3 का मॉलिक्यूल एसिडिक था, बट उसका ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि है ना फ्लोरीन ने उसको अंदर ही उसका पेट भर दिया, अंदर ही पेट भर दिया तो बाहर से लेने की एबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। फास्फोरस का लोन पेयर कहाँ जा रहा है अथर्व चौधरी, BF3 के अंदर फ्लोरीन का लोन पेयर है, फास्फोरस तो एक्सेप्टर है। अब बैकबोन का डायरेक्शन देखो किधर से किधर है, फ्लोरीन से फास्फोरस है। फास्फोरस का लोन पेयर कैसे दे पाएगा, फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड का है, उसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। हाँ, BF3 में भी बैक बॉन्डिंग हुई, लेकिन BF3 के अंदर क्या हुआ, ये 3 बॉन्ड है। अब ये स्ट्रक्चर देख क्या है, प्लेनर है, और ये स्ट्रक्चर देख कैसी है, नॉन प्लेनर है। तो अब देख प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर पहले भी मतलब एक प्लेन पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में 3 इक्वल रिपल्शन है, इक्वल रिपल्शन है तो पहले भी बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था, 120 डिग्री। और अब बैक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो भी अभी तो तीनों रिपल्शन इक्वल ही है, इक्वल रिपल्शन है तो अब भी बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। लेकिन PF3 के अंदर सारे रिपल्शन सेम थोड़ी है, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। नाउ एनी मोर डाउट? चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये हमारा बैक बॉन्डिंग का टॉपिक हुआ खत्म। मैं आज आपको रेसेस वगैरह भी दूंगा सीसेट पे, तो फिर अपन उसको कर लेंगे डिस्कस। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। हमारा बैक बॉन्ड खत्म हुआ, अब हम सीखेंगे ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। ब्रिज बॉन्ड को एक नाम और दिया जाता है, बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर जो मेरा पहला इलस्ट्रेशन होगा ना, उसे एकदम ढंग से सीखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड वो सुन लीजिएगा। देखो पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ट्राई टू मिनिमाइज their deficiency and they minimize their deficiency either by back bond or by bridge bond, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी डेफिशिएंसी को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। डेफिशिएंसी को मिनिमाइज कहाँ से करते हैं, आइदर बैक बॉन्ड से करते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं, और ब्रिज बॉन्ड बना के डेफिशिएंसी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट समझिएगा, ठीक। कंडीशन फॉर ब्रिज बॉन्डिंग, कि ब्रिज बॉन्ड कब कब बनेगा। कंडीशन फॉर ब्रिज बॉन्ड, बेटा ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्ड मस्ट बी वेरी लो और एब्सेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बैक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, या तो बहुत कम होनी चाहिए, या मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। तो टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्ड मस्ट बी वेरी लो और एब्सेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल। सेकेंड पैरामीटर जो है वो क्या ध्यान में रखना है, देखिएगा कि सेंट्रल एटम must not contain unpaired electron, otherwise they dimerize through central atom, अदरवाइज दे डाइमराइज थ्रू सेंट्रल एटम। देखो बेटा कैसे मैं इस चीज को कैसे समझा रहा हूँ, देखिएगा
लाइक जैसे तुम्हारे पास में मान लो कि एक मॉलिक्यूल है NO2। NO2 का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है। अब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया तो सोचो ना कि अगर इस NO2 के पास में कोई दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है, अगर इस NO2 के पास में यहाँ पे कोई दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल आ जाता है, तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इन दोनों का ओवरलैप करना आसान है या मुश्किल है? आसान है। तो ये तुरंत ठंडा करने पर, कूल करने पर, जैसे ही ये पास आएंगे, ये यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा और ओवरलैप करके ये ऐसा इंटरेक्शन बना देगा। तो देखो यहाँ पे डाइमर बना लेगा। डाइमर बना रहा, किसके थ्रू बना रहा है, सेंट्रल एटम के थ्रू बना रहा है। तो यहाँ जो सेंट्रल एटम के थ्रू डाइमर बना रहा है ना, इट नॉट कम्स इन कैटेगरी ऑफ ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल एटम के थ्रू डाइमराइज हो रहा है। देखो, ब्रिज बॉन्डिंग बनाने की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि भाई उसमें बैक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या तो होनी नहीं चाहिए, और अगर हो तो भी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या थी, ब्रिज बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या थी, कि सेंट्रल एटम पे कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर अप होना चाहेंगे। पेयर अप होना चाहेंगे तो अगर दूसरे के पास भी सेंट्रल एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों तुरंत क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। भाई अक्षय एक बात बता कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो जैसे ही दोनों पास आएंगे इजीली ओवरलैप कर जाएंगे ना। इसकी ओवरलैपिंग देख कैसे होगी, मैं बताऊं तुझे। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये ऑर्बिटल इसका था, दूसरा ऑर्बिटल उसका आया, और ये नाइट्रोजन डबल हो, कोऑर्डिनेट हो, ये लो बना गया N2O4। बैक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है बेटा ब्रिज बॉन्ड से। समझ में आया? अब उसके बाद में देखो एक थर्ड पॉइंट और बताऊंगा, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे समझ में आएगा। मैं लिख देता हूँ, आपके नोट्स में होना चाहिए इसके लिए। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ब्रिजिंग एटम does not have lone pair, then it dimerize by 3C2 electron bond, and if bridging atom having lone pair, then it dimerize by 3 center 4 electron bond। देखो बेटा अब क्या कहानी में ट्विस्ट आ रहा है वो सुनिएगा। मैं अब बात कर रहा हूँ प्योर प्योर ब्रिज बॉन्ड की। सारे बच्चे कंसंट्रेशन बना लो, अपने दिमाग को एक्टिव मोड में डाल लो। याद है 11th की बातें, मैं कैसे डाटा करता था, तुम्हें याद आ रहा है? तो अपने सर को एक्टिवेट मोड में ले आओ फटाफट, ठीक है? और ढंग से अब सुनने की कोशिश करना, क्योंकि अब चीजें थोड़ी डेप्थ में जाएगी। हाँ या ना, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो लिखो। पुराने जन्म की कुछ यादें ताजा हो रही है? हाँ हाँ, गुड गुड गुड। तो अब है ना, अपन ये करते हैं, ब्रिज बॉन्ड सीखते हैं कि ब्रिज बॉन्ड होता क्या है। बेटा देखो, और रे 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 बेटा सुनो, मैं क्या कह रहा था तुम्हें, कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी ब्रिज बॉन्डिंग होनी है, तो ब्रिज बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर सेंट्रल एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो डाइमराइज किसके थ्रू कर जाएगा, सेंट्रल एटम के थ्रू कर जाएगा। इन पहले दो पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? वेरी गुड। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने कुछ लिखा है अजीब सा वर्ड किया ना, अगर ब्रिजिंग एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, तो अगर भाई 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा,
अभी मैं एग्जांपल लूंगा ना तब समझ में आएगा, इस पे अभी एक बार फोकस मत करो, ठीक है। अब मैं इसका एक इलस्ट्रेशन सिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, उसे आप ढंग से सीखिएगा, ठीक है। डाइमराइज होने का मतलब हुआ बेटा दो मिलके एक बन जाए, ट्राइमर का मतलब तीन मिलके एक बन जाए, पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मिलके एक बन जाए। जैसे इथीन के काफी सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो पॉलीथीन बन जाती है ना, तो ये डाइमर का मतलब दो मिलके एक बन जाए। श्रीश समझ में आया? ओके, देखो अब मैं आपको है ना सबसे पहले ले रहा हूं यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, ठीक। बोरोन के अंदर जो सबसे पहला कंपाउंड मैं ले रहा हूँ BH3। अब बेटा देखो BH3 का जो मॉलिक्यूल है, इसका अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओ तो बोरोन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये बताओ कि बोरोन के पास आफ्टर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोरोन के पास मौजूद है। एक बात बताना, अब बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेकंड पीरियड वालों की कोशिश क्या रहती है, कम से कम अपना ऑक्टेट तो पूरा करें। सेकंड पीरियड वालों की कोशिश क्या रहती है कि अपना ऑक्टेट तो पूरा करें। तो ये बोरोन मांगेगा किधर से? हाइड्रोजन से। जैसे कल अपन ने सीखा था क्लास के अंदर कि BF3 के मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये फ्लोरीन बैकबॉन्ड करके इसकी डेफिशिएंसी काफी हद तक क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे जब BH3 की मैं बात करूंगा तो BH3 के अंदर बोरोन डिमांड करेगा हाइड्रोजन से। क्या हाइड्रोजन के पास कुछ देने को है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे नो बैक बॉन्डिंग। अब साहब बैक बॉन्डिंग से बेचारे का भला हो नहीं रहा, हाइड्रोजन खुद गरीब है, क्या ही देगा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग इसके अंदर है नहीं, डेफिशिएंसी बरकरार है। अब डेफिशिएंसी बरकरार है तो क्या कोई सेंट्रल एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, वो भी नहीं है कि जाके किसी के साथ में जुड़ जाए या दोस्ती यारी कर ले, वो भी नहीं है। तो अब भैया जब बाहर से कहीं भी जुगाड़ नहीं बैठ रहा तो खुद का जुगाड़ तो खुद को ढूंढना पड़ेगा, है ना। वेरी गुड। तो खुद का जुगाड़ खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो BH3 is hypovalent, so to minimize its deficiency, it exists in form of dimer in vapor phase, ठीक है। डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डाइमर का जो बनाता है उसे क्या कहा जाता है? B2S6। B2S6 मॉलिक्यूल क्या है? डाइबोरेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन का जो मॉलिक्यूल होता है। तो हमें क्या सीखना है आज? डाइबोरेन की पूरा स्ट्रक्चर, पूरे पैरामीटर्स उसके सब सीखने हैं। तो हम कैसे सीखेंगे डाइबोरेन का एग्जिस्टेंस वगैरह, वो देखिएगा। बेटा देखो डाइबोरेन बनाने के लिए एक BH3 मैंने यहाँ लिया, एक दूसरा BH3 मैंने यहाँ पे लिया। अब ये जो बोरोन है ना, इस बोरोन के ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1। दूसरे बोरोन का भी ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन होगा तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा? 1s2 2s1 2p2। यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s1 2p2। वैलेंस शेल में ये s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी s सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और p सब शेल में कितने हैं? 1 और 2 है। बेटा 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं बॉन्डिंग करने के लिए, तो कितने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करवाऊं? 3 की। ये 3 मैंने इंटरमिक्स करवा दिए, 3 इंटरमिक्स करवा दिए। तो एक बार देखना इनिशियली
हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp2। यहाँ पर भी ये 3 इंटरमिक्स हो गए, तो यहाँ पे भी इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। ठीक है, तो ये आपके जो ऑर्बिटल बने ये आपके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये यहाँ पे बने हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 3D में खुद को कैसे ओरिएंट करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर मैनर के अंदर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक ये वाला ऑर्बिटल इधर गया, ये इधर गया, और ये एक ऑर्बिटल इधर गया। यहाँ पे आके हाइड्रोजन ओवरलैप किया, यहाँ आके हाइड्रोजन ओवरलैप किया, यहाँ आके हाइड्रोजन ओवरलैप किया। बोलो इस पिक्चर में कोई डाउट है किसी को? दूसरा वाला, यहाँ भी ऐसा की ऐसी पिक्चर बनेगी, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये इधर गया। तो यहाँ हाइड्रोजन ओवरलैप किया, यहाँ हाइड्रोजन ओवरलैप किया, यहाँ हाइड्रोजन ओवरलैप किया। बात समझ में आ रही क्या इतनी? अब देखो यहाँ पे क्या था कि ये आपका था खाली ऑर्बिटल, जिसे हम क्या कहेंगे, प्योर p ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पर इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल था, ये भी हमारे पास कौन सा था, प्योर p ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, दोनों के पास में प्योर p ऑर्बिटल बैठे हैं। अब देखना स्टूडेंट, मजा अब आएगा। मजा अब कैसे आएगा कि अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, अब डाइमर बनाएंगे। ठीक है, तो ढंग से देखते जाइएगा, एकदम केयरफुली और तसल्ली से सुनिएगा। सबसे पहले देखो कि है ना ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था वो कैसा था। एक बोरोन, बोरोन से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल था। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या थी, ज्योमेट्री थी। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल था और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी। इज इट क्लियर और नॉट? अब बेटा देखो मैंने क्या किया कि जो लास्ट वाले दो थे ना इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, एकदम ढंग से देखना। हमने लास्ट वाले जो दो थे उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। बोरोन, ये एक हाइड्रोजन इधर, ये एक हाइड्रोजन इधर। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ दूसरा बोरोन, ये बोरोन, इसका एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ढंग से समझिएगा, वन शॉट में सारी बातें समझ में आएगी। बेटा देखो यहाँ सेंट्रल एटम बोरोन था, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब उसके बाद में एक हाइड्रोजन इधर था। अभी तक ये स्ट्रक्चर क्या थी, प्लेनर थी। अब देखो जो प्लेन में ये वाला हाइड्रोजन है, लाइक यहाँ बोरोन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन प्लेन से क्या करेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा। प्लेन से क्या करेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा। अब बेटा अगर ये मान लो प्लेन से थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है तो जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो ऑब्वियस सी बात है नीचे झुक जाएगा। यस और नो? यस। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्लेन से गया थोड़ा ऊपर, यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप कर रखा था, ये ओवरलैप्ड रीजन था। ठीक है, यहाँ पे ये गया ऊपर, तो इसमें जो दूसरा वाला बोरोन था उसका एक ऑर्बिटल गया नीचे और यहाँ पे हाइड्रोजन ने इस पे ओवरलैप कर रखा था। ठीक है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो रखी थी। अब देखना जब ये एक बोरोन का हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल ऊपर हुआ तो प्योर ऑर्बिटल क्या हो गया, नीचे हो गया। नीचे हो गया तो मेरे बच्चा ये जो यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल था ये यहाँ आके ओवरलैप करेगा। दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। सिमिलरली दूसरे वाले का जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ झुका था उसे वो प्योर ऑर्बिटल सामने की तरफ झुकेगा, सामने की तरफ झुकेगा तो यहाँ आके ओवरलैप करेगा। दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरोन। दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरोन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो बेटा क्या चीज है जो समझने की है वो देखना। लाइक इसके स्ट्रक्चर को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा बोरोन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग ओवरलैप से बना है, ये हाइड्रोजन एक अलग ओवरलैप से बना है। ठीक है, तो अब बेटा देखिएगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था,
दूसरा वाला जो बोरोन है, इसका ये हाइड्रोजन नॉर्मल ओवरलैपिंग से, ये हाइड्रोजन नॉर्मल ओवरलैपिंग से, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे इसका वैकेंट ऑर्बिटल आया यहाँ ओवरलैप करने, इसका वैकेंट ऑर्बिटल आया यहाँ ओवरलैप करने। मतलब कि ये जो पूरा बॉन्ड बन रहा है, इसको जरा चेक करिएगा, ये एक ही ओवरलैपिंग से बन रहा है या अलग अलग ओवरलैपिंग से बन रहा है? एक ही ओवरलैपिंग से बन रहा है या अलग अलग ओवरलैपिंग से बन रहा है? एक ही तो हो रही है, ये वाली ओवरलैपिंग पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट एक ही तो जगह ओवरलैपिंग हो रही है। अब इस ओवरलैपिंग के अंदर बताना कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं? इस ओवरलैपिंग के अंदर कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं? थ्री कौन कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक बोरोन का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरोन का। और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। अगर 3 न्यूक्लियस है, मतलब 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है इसे कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और देखो ये वाली जो बॉन्डिंग थी, ये वाली जो बॉन्डिंग थी, इसके अंदर देखिएगा, इस बॉन्डिंग में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2। तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस यस, इसी को क्या कहते हैं? हाँ, 2 ब्रिज बॉन्ड है, इसी को ब्रिज बॉन्ड कहते हैं, इसी को बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। बनाना शेप बन गई ना। 2 सेंटर बेटा, यहाँ तो देख, एक बोरोन का सेंटर ये, एक हाइड्रोजन का सेंटर ये। यहाँ पे देखो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, यहाँ पे देखो ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, दिख रहा है? बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। हाँ, मैं चेंज करूंगा ना मेरी चीजों को, अब मैं चीजों को चेंज करूंगा, मैं तो बिगिनिंग से चलता आ रहा था। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जो वैकेंट था, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, मतलब ये भी पार्टिसिपेट कर गया तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। समझ आ रहा है? अब मैं इसे एक बार और रिपीट करता हूँ, सारी चीजें क्लियर होगी। देखो अपन चलते हैं नए पेज पे, नए पेज पे देखिएगा, यहाँ बोरोन था, बोरोन के साथ जुड़ा था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बेटा जो अपन नॉर्मल बॉन्ड सीखते हैं ना, तो नॉर्मल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जैसे कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बना, कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बना, तो बेसिकली क्या, दो तो न्यूक्लियस है दोनों कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यूजुअल बॉन्ड कैसे होते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यूजुअल बॉन्ड कैसे होते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो BH3 का जब मैंने मोनोमर बनाया है, तो इसमें सारे बॉन्ड कैसे है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अभी यह स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेनर है, लाइक बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे सामने एक हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? अब जो सामने वाला हाइड्रोजन था, वो प्लेन से क्या हो गया? ऊपर की ओर उठ गया। ऊपर की ओर उठ गया मतलब कि ये जो यहाँ पे था, ये प्लेन से ऊपर की ओर उठ गया, ऊपर की ओर उठ के चला गया इधर। ठीक। अब दूसरा जो बोरोन था, उसके भी 2 हाइड्रोजन, एक इधर था एक इधर था, और इसका ये एक हाइड्रोजन आ गया नीचे की तरफ इधर। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, कि ये जो बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ के ओवरलैप किया, ये जो बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ के ओवरलैप किया। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये जो पूरा बॉन्ड बना हुआ है ना, ये पूरा बॉन्ड एक ही तरह की ओवरलैपिंग से बना हुआ है, इसमें कोई अलग अलग ओवरलैप नहीं है। ये जो पूरा बॉन्ड बना हुआ है, ये पूरा बॉन्ड भी एक ही तरह की ओवरलैपिंग से बना हुआ है, इसमें भी अलग अलग ओवरलैपिंग नहीं है। इसका मैंने पिक्चर दिखाया प्रीवियस पेज पे, देखिए ये वाला, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए,
यहाँ पे इसका ऑर्बिटल भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और हाइड्रोजन का ओवरलैप भी है। मतलब एक ही जगह पे 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं एक साथ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 2 ही है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही है। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 3। न्यूक्लियस 3 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बॉन्ड को क्या कहा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब बताओ इसके स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, यही डाइमराइजेशन है, 2 मिलके एक हो गए ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक सबसे पहले क्वेश्चन है कि अब ये जो ज्योमेट्री बनी है, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? बेटा शीरीष 3 सेंटर मतलब ये एक तो बोरोन का सेंटर, एक इसका ऑर्बिटल, एक इसका ऑर्बिटल, और एक इसका ऑर्बिटल। कितने हुए बता? हाँ, वेरी गुड। ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, नॉन प्लेनर। अगला क्वेश्चन, बेटा ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पोलर होते हैं या नॉन पोलर? वेरी गुड, तो ये स्ट्रक्चर नॉन पोलर। अब इसमें बात करते हैं बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एटम। बोरोन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बोरोन से, देखो कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, 4। तो बोरोन sp2 हाइब्रिड नहीं रहा, यहाँ पे बोरोन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। बेटा ऑर्बिटल यहाँ पे ये वाला जो था प्लेन में जो था, वो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ऊपर गया, ऊपर गया तो ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर था, तो जब ये इधर जाएगा इसे रिपेल करेगा तो ये ऐसे घूमेगा। आया समझ? sp3 कैसे? बेटा बोरोन के साथ चेक करो कितने बॉन्ड जुड़े हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 4। 4 तो क्या हुआ, sp3 हुआ ना। और ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये देखो कैसी वाली ओवरलैपिंग होगी, बोरोन sp3 हाइब्रिड था, हाइड्रोजन 1s था, और दूसरा बोरोन था sp3। ओवरलैप हुआ है, sp3 1s sp3। इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ओवरलैप हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बेटा। और कोई दिक्कत तो पूछ लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं। अक्षत कोई दिक्कत? हाँ, सिग्मा बॉन्ड वो पूरा एक ही बॉन्ड है। देख मैं रेड स्पॉट आउट कर रहा हूँ, ये पूरा बॉन्ड एक ही है, ये पूरा बॉन्ड एक ही है। हरीश दिख रहा है? ये रहा ना। चलो अब मैं पूछता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, इसके अंदर बताना नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसे कहा जाता है ब्रिज और बनाना बॉन्ड। कितने होते हैं, 2। इसके अंदर अगर पूछा जाए नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कितने होंगे, 4। वेरी गुड। उसके बाद में ये बताना इस स्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन। सही आंसर है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन 6। लाइक देखिए यहाँ, अब देखो मैं स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर रहा हूँ, बोरोन, यहाँ बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। अब ये हाइड्रोजन ऊपर गया, एक यहाँ है, एक हाइड्रोजन नीचे गया, यहाँ है। तो यहाँ कट करोगे तो देखना कौन कौन से आ जाएंगे। मैं वापस रेड स्पॉट दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे ये 1 2
3, 3 तो ये 1 2 3 3 ये टोटल कितने हो गए 6 हो गए। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन कितने हो गए 6 हो गए। अब उसके बाद में आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स in plane which having 3 center 2 electron bond, ये बताओ। 4, परफेक्ट परफेक्ट। ऐसे काटना है वर्टिकल, ऊपर का हाइड्रोजन कटेगा, दोनों बोरोन कटेंगे और नीचे का एक हाइड्रोजन कट जाएगा। ऊपर का हाइड्रोजन, दोनों बोरोन और नीचे का एक हाइड्रोजन कट जाएगा। बेटा देख, बोरोन यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लेन में, ठीक। उसके बाद में बेटा देख, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपवर्ड है, ये हाइड्रोजन डाउनवर्ड है। मुझे ऐसे कट करना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे आऊंगा तो पहले हाइड्रोजन गया, दोनों बोरोन गए और नीचे का एक हाइड्रोजन गया। हाइड्रोजन, दोनों बोरोन और नीचे का एक हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे इसमें देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ब्रिज का पार्टिसिपेट है, तो इसे कहा जाता है Hb, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ये टर्मिनल पोजीशन पे, तो इन्हें क्या कहा जाता है Ht। Hb जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन को, ब्रिजिंग हाइड्रोजन को। और Ht जो है ना ये किसे रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनल हाइड्रोजन को। तो बेटा यहाँ पे जब आप ऊपर से काटते आओगे तो ब्रीजिंग हाइड्रोजन कटेगा, दोनों बोरोन कटेंगे और नीचे वाला ब्रीजिंग हाइड्रोजन भी कट जाएगा। और अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर कट करेंगे तो मैक्सिमम में 4 टर्मिनल हाइड्रोजन कट होंगे और 2 बोरोन कट होंगे। बोलो कोई दिक्कत? बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आप है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लो, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरोन। क्लियर हुआ था? ओके, अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हमारे पास में यहाँ पे क्या है वो जरा समझिएगा। बेटा अब देखो, ये एंगल मैं कह रहा हूँ अल्फा, ये एंगल कह रहा हूँ बीटा। ढंग से देखिएगा बेटा, यहाँ अल्फा और बीटा में अल्फा एंगल ज्यादा आएगा या बीटा? सेम कैसे आएंगे, डिफरेंट प्लेन में। वेरी गुड, ए ज्यादा ग्रेटर देन बी। तो बेटा देखो, अल्फा का वैल्यू बीटा से क्या आता है, ज्यादा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो अल्फा है ना ये नियरली आता है 122 डिग्री के इक्वल। बीटा जो है ये नियरली किसके इक्वल आता है, 95 डिग्री के इक्वल। मतलब कई बुक्स में 95 लिखा रहता है, कई में 96 97 लिखा रहता है। तो ये जो बीटा का एंगल है ये 95 डिग्री के आसपास आता है और अल्फा वाला एंगल जो आता है वो 122 डिग्री के आसपास आता है। और उसके बाद देखना बेटा, ये बॉन्ड लेंथ जो है इसे हम कह रहे हैं x1 और ये बॉन्ड लेंथ जो है इसे हम कह रहे हैं x2। ठीक है, बताना x1 बड़ा आएगा या x2? x1, वेरी गुड। तो बेटा ये तो आपका था एंगल। अगर हमें कम पूछा जाए बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि x1 का जो वैल्यू है वो x2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। x1 जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, x2 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अब x1 का वैल्यू x2 से ज्यादा क्यों आ रहा है उसका भी मैं लॉजिकल रीजन आपको बता देता हूँ। बेटा यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ब्रिज बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरे वाले से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो x1 बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन x2 बॉन्ड लेंथ। ठीक, बेटा अल्फा वाला तो है ना क्या है, प्लेन में ही तो था।
भाई पहले BH3 का जो मोनोमर था, मोनोमर जो था उसका एंगल कितना था, 120 डिग्री था। तो भाई BH3 ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना था मोनोमेरिक फॉर्म में, तो एंगल कितना था, 120 डिग्री। अब ये टर्मिनल वाले थे, इन पे तो कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं ना, इम्पैक्ट नहीं आया तो इनका एंगल तो 120 के आसपास ही रहा। लेकिन ये बोरोन से हाइड्रोजन को क्या करना पड़ा, ऊपर उठना पड़ा। अब यहाँ से ऊपर उठना पड़ा, तो अगर तो बहुत ज्यादा इंक्रीज ऊपर उठ जाता, तब तो सामने वाले का वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं कर पाता ना। तो ये प्लेन से क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो दूसरे वाले का ऑर्बिटल इससे क्या कर पाएगा, ओवरलैप कर पाएगा। अगर ये बहुत ही ऊपर उठ जाता तो उससे ओवरलैप नहीं कर पाता। उसकी वजह से बीटा का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहता है, कम रहता है। बेटा ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिड हो गया। अल्फा बीटा सेम कैसे होगा श्रीश? देखो सुनो, एक बार रिलैक्स हो, रिलैक्स हो, मैं सारी चीज दोबारा बता रहा हूँ, एक बार ढंग से सुनो। बेटा देखो सबसे पहले तो ना, एक बार शांत, दिव्या, अक्षय, मैं सब बता रहा हूँ, एक बार सुनिएगा ढंग से, ठीक है? बेटा देखो होता क्या है कि आपके पास में जो ये ब्रिज बॉन्ड बनता है ना, बैक बॉन्डिंग है, ब्रिज बॉन्डिंग है, तो पहले तो इनके अंदर ये चीज ध्यान में रखिएगा, दे आर नॉट ए यूजुअल बॉन्ड। जो यूजुअल बॉन्ड्स के अंदर पैरामीटर लगाते थे वो यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे, ठीक है? ये थोड़े डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए हम इनको अलग से सीख रहे हैं, ठीक? अब मैंने क्या बताया कि ये बन रहा कैसा है इसका स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर को देखो, मैं विजुअलाइज करवाता हूँ तुम्हें ढंग से देखिएगा। देखो ये पेपर है, प्लेन है, ठीक? अब इस प्लेन में देखो, यहाँ इस कागज पे यहाँ बोरोन है, जहां मैं मार्क कर रहा हूँ बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये मोनोमर था, मोनोमर था तो एंगल कितना था, 120 डिग्री का था। अब यहाँ पे देखो ऐसे एक हाइड्रोजन पड़ा था, ठीक है, प्लेन में पड़ा था। ये प्लेन से क्या हुआ, थोड़ा ऊपर उठा, नीचे वाले का जो था वो थोड़ा कहाँ झुका, नीचे की तरफ झुका। अब ये क्या है बेटा, अगर बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता तो काम बनता ही नहीं ना, ठीक? तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ही ऊपर उठेगा। अब देखना ढंग से, यहाँ बोरोन है, यहाँ जहां मैं पकड़ रखा हुआ बोरोन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन प्लेन में है, यहाँ दूसरा बोरोन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये भी कहाँ है, प्लेन में है। अब बेटा इस बोरोन से जो ये हाइड्रोजन था ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया। इसका जो हाइड्रोजन था वो कहाँ हो गया, नीचे की तरफ झुक गया। तो पहला क्वेश्चन बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन। तो ये वाले प्लेन में अगर कट करेंगे तो टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, बोरोन, बोरोन, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, कितने एटम सेम प्लेन में कट गए, 6। तो 6 एटम सेम प्लेन में आ गए। और उसके बाद देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ अपवर्ड में है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो अब मैं ऐसे अगर कट करूंगा तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन, बोरोन, बोरोन, और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन कट हो गया। तो यहाँ पे उस प्लेन में कितने एटम हुए जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, वो एटम हुए 4। अब मैं कमेंट कर रहा एंगल पे, देखो ये वाला एंगल था अल्फा, हाँ दूसरे वाले का भी राइट साइड में भी उतना ही होगा बेटा। तो अब देखो ये वाला जो एंगल था ये मैंने कहा अल्फा, ये तो प्लेन में ही था ना, प्लेन में एंगल कितना था, 120 डिग्री था पहले, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना, ये तो थोड़ा सा ही वेरी करेगा। अब यहाँ पे ये जो ऊपर उठा, ये बहुत ज्यादा तो ऊपर उठेगा नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा, तो थोड़ा ही ये ऊपर उठेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आया, 95 डिग्री करीब का। अब बताओ एंगल अल्फा और बीटा वाले में कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर नहीं चाहिए, क्रिस्टल क्लियर चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अरे भैया शिवम, तुम्हारा दिमाग कहाँ है बेटा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को? तेरा डाउट ही बेटा बड़ा वो लग रहा है यार। शिवम ने पूछा कि सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले में 4 एटम कैसे आए? अरे भैया ऐसे काटना है, ऐसे ऊपर से, तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन कटेगा सबसे पहले, फिर दोनों बोरोन कटेंगे, और नीचे आएगा तो एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन और कटेगा।
एंगल देख अक्षय, टर्मिनल हाइड्रोजन, बोरोन, टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही प्लेन में था ना, 120 डिग्री का एंगल था। अभी भी इनमें कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं हुई, ज्यादा छेड़खानी नहीं हुई तो एंगल कितने के आसपास रहेगा, 120 के आसपास ही रहेगा। अब ये एक वाला ऊपर उठा है, अगर ऊपर उठ के ये ऐसे ही बैठ गया, ऐसे ही बैठ गया तो सामने वाला कैसे आके ओवरलैप करेगा? पता कैसे करेगा? तो ये थोड़ा ही ऊपर उठेगा तो एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल 95 डिग्री करीब आता है। अब बात आती है बॉन्ड लेंथ की, तो भैया ये बॉन्ड यूजुअल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तभी तो उसके वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप कर पाएगा। तभी उसके वैकेंट ऑर्बिटल से क्या कर पाएगा, ओवरलैप कर पाएगा। तो अब क्लियर हुआ? परफेक्ट। तो देखिएगा अब है ना, अरे अथर्व इतने क्वाड्रिलेटरल एंगल वगैरह नहीं बनाने हैं तुझे, तू एकदम है ना ढंग से सीख ले जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा अपना दिमाग तो परेशान मत कर कि कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, ये बनेंगे। दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज ए क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल सब्जेक्ट है, ठीक है? ये किसने पूछा? 3 सेंटर, ये पूरा बॉन्ड जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है ना, ये पूरा बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अलग अलग बॉन्ड नहीं। इसके अंदर इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड कितने हैं पहले ये बताओ, टोटल बॉन्ड सारे जोड़ के? 6, वेरी गुड। 1 2 3 4, ये पूरा एक ही बॉन्ड है 5, और ये पूरा एक ही बॉन्ड है 6। अब जो बता रहा हूँ वो ढंग से सुन लो, नहीं और कंफ्यूज हो जाओगे। देखना, यूजुअली क्या होता है बेटा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूजुअली as bond length increases then bond strength decreases। यूजुअली यही सिखाया ना मैंने तुम्हें 11th क्लास के अंदर, कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो ये ब्रिज बॉन्ड बन रहा है, ब्रिज बॉन्ड ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है या अनस्टेबल कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज कर रहा है तो देखो यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन आएगा, बट इन केस ऑफ, but in case of diborane bond strength of, देखना, बोरोन ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोरोन is more as compared to boron एंड टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? यूजुअली तो क्या होता है कि जब कभी भी आपका बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन है ना यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये सिस्टम को क्या दे रहा है, स्टेबलाइजेशन दे रहा है। स्टेबलाइजेशन दे रहा है तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यहाँ पे जो ब्रिज बॉन्ड है ना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस वन। ये बात याद रखना कि ये एक्सेप्शनल है, ये यूजुअली जहां भी बॉन्ड लेंथ बढ़ता है वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। लेकिन यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ने के बावजूद भी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज कि इस बॉन्ड से मॉलिक्यूल को क्या मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। बोलो बात खोपड़ी में घुसी क्या? यस यस बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नहीं, वो मैंने हाइड्रोजन तक की डिस्टेंस ही ली है, क्योंकि वो तो फिर पूरी तो बहुत बड़ी लेंथ हो जाएगी बेटा, ठीक? तो ये बात ध्यान में रखना। तो देखो इसका एक है ना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है,
इस चीज का क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो देखिएगा। व्हेन डाइबोरेन मॉलिक्यूल is methylated, मिथाइलेशन का मतलब क्या होता है? CH3 ग्रुप का अटैक करवा देना। मिथाइलेशन का मतलब क्या होता है? CH3 ग्रुप का अटैक करवा देना। तो व्हेन डाइबोरेन मॉलिक्यूल इज इथाइलेटेड देन B2H2Me4 इज फॉर्म। मतलब जो इसका मिथाइलेशन करते हैं ना, तो टर्मिनल वाला जो हाइड्रोजन है वो टूट जाता है, ब्रिज वाला हाइड्रोजन नहीं टूटता है। तो जब डाइबोरेन मॉलिक्यूल का मिथाइलेशन करते हैं तो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक कर जाता है, ब्रिज वाला हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता है। ये ध्यान रखिएगा, और यही इस चीज का क्या है? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। समझ पा रहे हो बात को? तो जब भी इसका मिथाइलेशन होता है ये ऐसा पिक्चर बना लेता है। चलो अब एक लास्ट चीज पे पहुंचते हैं। वो चीज क्या है देखिएगा। ये बोरोन, यहाँ पे आपके पास में दोबारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिएगा, सॉरी मैं कलर चेंज करना चाह रहा था। बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, यहाँ पे अब ब्रिज बॉन्डिंग हुई, नहीं बेटा? तो देखो है ना, एक बात बताना मुझे, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग हुई, इस ब्रिज बॉन्डिंग से बोरोन की डेफिशिएंसी पहले के मुकाबले मिनिमाइज कर गई क्या? लेकिन क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। वेरी गुड बेटा। देखो बोरोन के इलेक्ट्रॉन गिने, दो इधर, दो इधर, 4 5 6 7 8। तो गिनती में तो 8 आ रहे हैं, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन अकेले इसी के थोड़ी हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन तो किसमें शेयर हो रहे हैं? 3 एटम्स में शेयर हो रहे हैं। 3 एटम्स कौन कौन है? बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ठीक है। तो अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ढंग से देखिएगा। ड्यू टू दिस 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी of boron is minimized, but it does not complete its octet, but it does not complete its octet। डेफिशिएंसी मिनिमाइज तो हो जा रही है, लेकिन वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डेफिशिएंसी इज मिनिमाइज बट इट डज नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये बात ध्यान रखिएगा कि डेफिशिएंसी मिनिमाइज तो हो जा रही है पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो डाइबोरेन एक्ट एज लुईस एसिड, अभी भी ये किसकी तरह रोल प्ले करेगा? लुईस एसिड की तरह। एंड व्हेन लुईस बेस अटैक ऑन इट, देन इट शो टू टाइप ऑफ क्लीवेज। मतलब जब है लुईस बेस इस पे अटैक करेगा ना, तो ये दो तरह के क्लीवेज शो करेगा, ठीक है। तो देखो, अगर ये जब मैं लुईस बेस का अटैक करवाऊंगा और अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, तो यहाँ से टूट जाए तो इसे कहा जाता है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। और अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटे तो इसे क्या कहा जाता है? होमोलिटिक क्लीवेज। दो तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक हाइड्रोलिटिक और एक होमोलिटिक। तो देखिएगा कैसे, कब होमोलिटिक होगा, कब हाइड्रोलिटिक होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, ए व्हेन NH3,
देखो NH3 को कहा जाता है एमीन, ठीक है। व्हेन NH3 कॉमा RNH2, RNH2 को कहा जाता है 1 डिग्री अमीन कॉमा R2NH, क्लीवेज मतलब टूटना, R2NH होता है 2 डिग्री अमीन। अटैक ऑन ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, अटैक ऑन डाइबोरेन देन इट undergoes heterolytic क्लीवेज। कैसा क्लीवेज हो जाएगा? हाँ, R एल्काइल ग्रुप है, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज शो कर देगा, देखिएगा। लाइक जैसे आपके पास में B2H6 का मॉलिक्यूल था, ये ऐसा मॉलिक्यूल था, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे टूटेगा ये। अब ऐसे टूटेगा तो देखना रिएक्शन क्या होगी। B2H6 कि मान लो मैंने रिएक्शन कराई 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ करी, तो ये बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक तरफ क्या बचेगा BH2 पॉजिटिव और एक तरफ क्या बचेगा BH4 नेगेटिव, ठीक है। एक तरफ क्या आ जाएगा BH2 पॉजिटिव और एक तरफ क्या आ जाएगा BH4 नेगेटिव, ठीक। अब देखिएगा BH2 पॉजिटिव कैसा है, यहाँ पे बोरोन, बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बोरोन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो बोरोन पे कितने वैकेंट ऑर्बिटल हो गए? 2। तो एक वैकेंट ऑर्बिटल ये, एक वैकेंट ऑर्बिटल ये, तो यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूल क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे देखो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा? BH2 NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस यहाँ क्या बन जाएगा BH4 नेगेटिव। देखो BH4 नेगेटिव के अंदर तो ऑलरेडी इसकी डेफिशिएंसी क्या हो चुकी है? मिनिमाइज हो चुकी है, ऑक्टेट कंप्लीट है BH4 नेगेटिव का, तो ये इस तरह से टूटता है, इस तरह से टूटता है अंडरगो हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड एग्जिस्ट एज आयन पेयर। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आयन पेयर के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो ये रिएक्शन तो अपनी केमिकल बॉन्डिंग की है, इसे मैं आगे पी ब्लॉक से रिलेट कर रहा हूँ। पी ब्लॉक से कैसे रिलेट करूंगा देखिएगा, इसे और आगे हीट किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बनाता है B3N3H6। B3N3H6 को क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसे कहा जाता है बोराजीन, ठीक। इसका स्ट्रक्चर भी आपको कल सिखाया था मैंने। इसे और ज्यादा हीट किया जाता है तो ये बनाता है BNX। BNX ये बनता है 2D स्ट्रक्चर, इस 2D स्ट्रक्चर को कहा जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। BNX को और ज्यादा हीट किया जाता है तो ये बनाता है BNX का ही 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर, ये कंडीशन होती है 3000 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर की कंडीशन। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर बना जाता है इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक डायमंड और बोराजोन, ये बोराजीन, और इसे एक और नाम दिया था बोराजोल। ये देखो L है, यहाँ क्या है N है, ठीक है। तो ये बोराजोन बनता है बेटा, ये जो है ना दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये मतलब डायमंड से भी हार्ड होता है और डायमंड को कट करने के लिए काम में लिया जाता है। डायमंड से भी क्या होता है? हार्ड होता है और डायमंड को कट करने के लिए इसे काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ये आपने क्या किया, इनका अटैक कराया। स्ट्रक्चर बेटा इसका है ना डायमंड जैसा है, बेटा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली 3 में रोटेट हो रहे हैं।
वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में रोटेट हो रहे हैं? 3 में रोटेट हो रहे हैं। हाँ बेटा, कार्बन वाले एलोट्रॉप डायमंड से कट होते हैं और डायमंड इनऑर्गेनिक डायमंड से कट होता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो ना, नेक्स्ट एक चीज और देखिएगा, बी पॉइंट है, व्हेन CO PH3 PR3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन pyridine, मतलब उन सबको छोड़ के कोई भी और लुईस बेस है, R3N क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री में तो वो करता था, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन अटैक ऑन डाइबोरेन, then it undergoes homolytic cleavage। देखना, बोरोन, यहाँ हाइड्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऐसे टूटेगा। तो लाइक देखिए, मैं इसकी एक रिएक्शन बताऊं कि B2H6 है, B2H6 की मान लो रिएक्शन कराई 2 मोल्स ऑफ PH3 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट होएगा 2 मोल्स ऑफ BH3 डॉट PH3, लाइक बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये फॉस्फोरस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा बोरोन जो प्रीवियस वाला आप पूछ रहे हो ना, BH4 नेगेटिव में 4 कोवेलेंट कैसे बनाया, वो एक H माइनस आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वैकेंट ऑर्बिटल से। THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये होता है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। सुनो, मैं अभी तुम्हें ना ये जो हैंडआउट है ये अपलोड कर देता हूँ, आप इसको आज पढ़िएगा। अपन अगली क्लास में सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक क्लीवेज को या होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज को एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे। ये जो होमोलिटिक होता है ना, इसे सिमेट्रिक क्लीवेज भी कहा जाता है, और ये जो अपना हेट्रोलिटिक होता है इसे अनसिमेट्रिक क्लीवेज भी कहा जाता है। हाँ, ये मैं अगली क्लास में दोबारा ले लूंगा। ठीक है, होमवर्क बेटा अभी मैं रेस अपलोड करवाता हूँ आपके यहाँ, फिर उसके बाद में अपन करेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा इसको रिवीजन करो। ठीक है, मैं रेसेस अपलोड कराता हूँ आज आपके। अगर रेस है तो रेस 1 कर लीजिए। समझ में आया सब कुछ? गुड बेटा, वेरी गुड। इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। कोई बात नहीं शिवम, ढंग से एक बार करोगे ना तो हो जाएगा कवर। पैनिक होने की जरूरत नहीं है बेटा अभी। सुनो, मैं आज है ना तुम्हारे LN प्लस पे ही रेस अपलोड कर दूंगा दिन में। ठीक है, रेस नंबर 1 करनी है, मैं LN प्लस पे ही आज अपलोड कर दूंगा दिन में।
चेक कीजिए फाइल अपलोड हुई क्या? चलिए बेटा, ओके, गुड बाय। बाय बाय।